पप्पू यादव का जो केस था उसमें बेल टूट गया था। मैंने कोरोना काल के पहले का केस था और बीच में वकील ने पैरवी नहीं किया है। नहीं, कोर्ट में फाइल मिसप्लेस हुआ तो कोर्ट का न गलती है। तो कोर्ट की गलती के लिए किसी अपराधी को क्यों सजा दे दिया जाएगा, किसी एक्यूज को। कोर्ट स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट एक निर्माण इसलिए किया गया है कि एमपी एमएलए का जो केस होता था वो बहुत लिंगर होता था। किसी वजह से सामान्य लोग के साथ आज क्राइम हुआ या कोई नाम पड़ा तो 20-20 बरस तक चलते रहता था। अपना केस फाइल करेगा, एफआईआर करेगा। एफआईआर करने के बाद जो है पुलिस का काम है, अगर 10 साल से कम सजा है तो 60 दिन के अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लेना है उसको, और वहाँ से जो है एक्यूज को अगर अरेस्ट कर लिया है तो उसको भी प्रोड्यूस किया जाता है। तो कोर्ट अपना तजवीज़ करता है कि इनको बेल देने लायक मामला है कि नहीं है। नमस्कार, मैं प्रणय सिंह और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। पप्पू यादव को जमानत जो है वो मिल चुकी है और इसके पीछे अगर बात करें तो एमपी एमएलए कोर्ट से जो है उनको जमानत मिली है। क्या कुछ सर प्रोसीजर होता है कि एमपी एमएलए कोर्ट से, क्योंकि वो एमपी हैं तो उनकी सुनवाई अलग होती है, तो क्या कुछ प्रोसीजर रहा होगा? देखिए, प्रोसीड्योर जो कानून का है वो सीआरपीसी है, आईपीसी है और एविडेंस एक्ट है। यही 3 कानून है क्रिमिनल केस के लिए। प्रोसीड्योर वही है, सीआरपीसी। कोर्ट स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट एक निर्माण इसलिए किया गया है कि एमपी एमएलए का जो केस होता था वो बहुत लिंगर होता था। किसी वजह से सामान्य लोग के साथ आज क्राइम हुआ या कोई नाम पड़ा तो 20-20 बरस तक चलते रहता था। तो इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट का गठन कर दिया गया है कि जितने भी सांसद होंगे, विधायक होंगे, उन पर कोई मुकदमा होगा तो ये आरोप लगता था कि जानबूझ करके प्रशासन उनको तंग कर रही है या कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो उनका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, समाज में इमेज खराब हो रहा है। तो जल्दी से निपटारा करने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट का निर्माण कराया गया था और उसी कोर्ट से इनको पप्पू यादव को जमानत मिली है। तो ये लीगल प्रोसीड्योर है। देखिए, क्राइम का हम थोड़ा सा खुलासा कर देते हैं कैसे शुरू से अंत तक कैसे होता है जी। सबसे पहला जो क्राइम का जो क्राइटेरिया है वो है मेंसेरिया कहलाता है। मेंसेरिया मतलब गिल्टी माइंड, दिमाग में पहले आता है कि हमको ये क्राइम कर देना है। जैसे अभी यहाँ पर हीरा का अंगूठी रखा हुआ है तो हमारे माइंड में जो ही हीरा का अंगूठी देख करके माइंड में उपजने लगा कि उसको चुरा लेना है, बहुत कीमती होगा, तो वहीं से क्राइम का शुरुआत हो गया, जिसको मेंसेरिया कहते हैं। तो माइंड में आया उसी कोई क्राइम करने का, चोरी का, डकैती का, रेप का, हत्या का, बलात्कार का, जो भी होता है पहले माइंड में आता है और उस माइंड के बाद वो क्राइम एक्सिक्यूट होता है, क्राइम हो जाता है, कर देता है। क्राइम होने के बाद जो प्रक्रिया है वो एफआईआर होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस को जो क्राइम, जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ उसका आदमी या खुद वो है तो अपना केस फाइल करेगा, एफआईआर करेगा। एफआईआर करने के बाद जो है पुलिस का काम है, अगर 10 साल से कम सजा है तो 60 दिन के अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लेना है उसको, और अगर 10 साल से ज़्यादा सजा वाला केस है तो उसमें 90 दिन का टाइम दिया गया है। लेकिन ये जो समय है 60 दिन और 90 दिन एक्यूज के अरेस्टिंग के दिन से गिना जाता है। जिस दिन अरेस्ट होगा ना उसके 90 दिन या 60 दिन तक प्रक्रिया पूरा करके पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट सबमिट कर देना होता है कोर्ट में। तो पहला काम हुआ मेंसेरिया, दूसरा काम हुआ क्राइम, तीसरा काम हुआ एफआईआर। एफआईआर को 24 घंटा के अंदर कोर्ट में जमा करना रहता है पुलिस को, तो वो जाकर के 24 घंटा में जमा करता है और वहाँ से जो है एक्यूज को अगर अरेस्ट कर लिया है तो उसको भी प्रोड्यूस किया जाता है। तो कोर्ट अपना तजवीज़ करता है कि इनको बेल देने लायक मामला है कि नहीं है। और पप्पू यादव का जो केस था उसमें बेल टूट गया था। मैंने कोरोना काल के पहले का केस था और बीच में वकील ने पैरवी नहीं किया। जैसा हमने सुना टीवी पर उनके वकील साहब का, तो उन्होंने कहा कि फाइल ही मिसप्लेस था तो हाजिरी किस में देते हैं। अच्छा। हाजिरी लगाना होता है डेट पर। अच्छा। तो हाजिरी नहीं दे पाए थे, इसी वजह से उनका बेल टूट गया था। तो बेल टूटने के बाद प्रेयर खड़ा होकर के बेल का पिटीशन पड़ता है। बेल टूट गया तो अरेस्टिंग कर लिया, पुलिस को पावर हो गया तो वो अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद
बेल फाइल हुआ होगा कि हुजूर इस कारण से ये नहीं हाजिरी दे पाए क्योंकि फाइल ही मिसप्लेस था। तो ये सब बात को कोर्ट ने कंसिडर किया होगा कि कोरोना काल था, उसके बाद फाइल मिसप्लेस हो गया, तो इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ एक्यूज, या अपराधी का तो ये फॉल्ट है नहीं। कोर्ट में फाइल मिसप्लेस हुआ तो कोर्ट का ना गलती है, तो कोर्ट की गलती के लिए किसी अपराधी को क्यों सजा दे दिया जाएगा, किसी एक्यूज को। तो इसीलिए उनको आसानी से बेल मिल गया, और जिस किसी केस में भी बेल टूटा होगा इसी सब ग्राउंड पर उनको बेल मिल गया और अभी बाहर आ गए। तो हम बता रहे थे कि क्राइम कहाँ तक कैसे होता है। तो एफआईआर हो गया, उसके बाद 24 घंटा के अंदर सीजीएम के यहाँ जमा हो जाता है, और 30 दिन या 60 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चार्जशीट हो जाता है। चार्जशीट के बाद वहाँ सीजीएम कॉग्निजेंस लेता है, माने पुलिस ने जो दिमाग लगाया उस दिमाग से नहीं, अब न्यायालय के दिमाग से वो कौन कौन सेक्शन में धारा में केस बनता है उसको बोलते हैं कॉग्निजेंस लेना। तो सीजीएम कॉग्निजेंस लेता है, और कॉग्निजेंस लेकर के कि हाँ इसमें धारा ये गलत लगाया था पुलिस ने, ये नहीं बनता है, ये केस बनता है, ये नहीं बनता है, तो उसको एडिशन अल्टरेशन करके और कॉग्निजेंस लिया जाता है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा दिमाग लगाया जाता है कि में कौन धारा में केस सही में बनता है, जो घटना है उसके हिसाब से। तो वो कॉग्निजेंस हो गया। कॉग्निजेंस के बाद जो है चार्ज फ्रेमिंग होता है, माने उसमें फिर एक लेवल पर चेक होता है कि जो चार्ज लगाया गया है वो सब सही सेक्शन है कि नहीं। तो उसमें अपराधी को हाजिर होना होता है चार्ज फ्रेमिंग के दिन, जितना भी नाम पड़ेगा उनको वहाँ जाना होगा कोर्ट में, और उनसे पूछा जाता है कि आप पर ऐसा ऐसा आरोप है, आप क्या बोलते हैं, ये आरोप स्वीकार करते हैं आपने घटना किया है। तो अपराधी सब बोलता है कि नहीं हमने नहीं किया है, तो नहीं कह देगा तो ट्रायल होगा उसका। ट्रायल मतलब एविडेंस होगा, गवाही होगी, सारा प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। तो जनरली कह ही देता है कि हम नहीं किए हैं। अगर कह दे कि हम किए हैं तो ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर सजा हो जाएगा। तो ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, साक्ष्य की जरूरत नहीं है। अगर कोई अपराधी गच लेगा कि हम ही इनको मारे हैं। इस मामले में आगे किस तरह से देखते हैं, जमानत मिल गया है? तो जमानत मिल गया तो चल ही रहा है। हाँ केस चल रहा है, तो बता रहे हैं। तो जमानत मिलने के बाद क्या होता है कि डेट पड़ता है, डेट पर गवाही, जैसे चार्ज फ्रेमिंग हो गया तो गवाहों को सम्मन होगा, लिस्ट ऑफ विटनेस आपने दिया होगा, कौन कौन हमारे तरफ से, बचाव पक्ष का गवाह कौन है, और सरकार के पक्ष का माने पुलिस के तरफ से कौन कौन गवाह आएगा। तो गवाहों का लिस्ट रहता है, तो गवाहों को सम्मन होता है। सम्मन माने नोटिस कि भाई आपका नाम है इसमें गवाह के रूप में, आप कोर्ट में आके इतना तारीख को अपना बयान दीजिए, क्या सच है नहीं है। तो वो कहलाता है डिपोजिशन, एविडेंस, साक्ष्य, उसका साक्ष्य लेना होता है। तो वो प्रक्रिया चलती है। इसमें लंबा समय लगता है, किसी किसी केस में 10 गवाह है, 20 है, किसी किसी में 400 गवाह रहता है। पशुपालन घोटाला में 100 कितना गवाह है। तो इस तरह का प्रक्रिया है। सारा गवाह जब हो जाता है तब जो है फाइनल आर्गूमेंट होता है, सजा होगा कि रिहाई होगा। सारा गवाहों के बयान, कागजी सबूत और सारे जितने साक्ष्य लाया पुलिस ने और जितने बचाव पक्ष ने साक्ष्य लाया, गवाह लाया, उन सब के बातों को विचार करके जज जो है, जिसके यहाँ ट्रायल चल रहा है, जैसे एमएलए एमपी कोर्ट में चल रहा है, तो वो जो जज साहब हैं वो पूरा विचारण करेंगे कि हाँ इनको सजा देने लायक है कि छोड़ने लायक है, रिहाई लायक है। तो फाइनल सजा होगा या रिहाई हो जाएगा। हाँ, सबूत मिलेगा उस पर। तो इस बीच में जो समय लगता है, तो डेट पड़ता है तो उस पर हाजिरी देना होता है एक्यूज को। एक्यूज अगर कोई काम में व्यस्त है तो उनके वकील साहब जो है 317 CRPC में प्रोविज़न है कि अगर एक्यूज पर्सन कहीं काम में व्यस्त है या बिजी आदमी है या MP है, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, तो उसके जगह पर उनका वकील साहब हाजिरी लगाएंगे। 317 में ये प्रोविज़न है। वही हाजिरी नहीं लगता है तो बेल टूट जाता है। अच्छा। तो वही बेल इनका टूटा था, तो बेल फिर मिल गया है। अब ट्रायल चलेगा, ट्रायल में सज़ा होगा तो ये फिर जेल जाएंगे। अगर रिहाई हो जाएगा तो छूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा कहानी। फिर अगर सज़ा होती है तो हाई कोर्ट में ये अपील करेंगे। हाई कोर्ट भी सज़ा बरकरार रखता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। यही प्रक्रिया है क्रिमिनल केस का। तो इसमें कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है, प्रोसीड्यूरल है। छूट गए हैं, अब ट्रायल में अब ध्यान रखेंगे, उनके वकील हाजिरी भी टाइम पर लगाएंगे, इसलिए अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
तो देखिए अभी आप सुन रहे थे एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी को, जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं। बात करें पप्पू यादव की, तो फिलहाल उनको जो है जमानत मिल गई। फिलहाल राहत की खबर है, उनके लिए जमानत मिल चुकी है। और आपको बता दें कि वो दिल्ली रवाना भी हो चुके हैं। लेकिन बात हम इसलिए कर रहे थे कि क्या कुछ प्रक्रिया थी, शुरू से अंत तक की बीच की क्या प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया पे हमने सर से बात की और इन्होंने खुलकर बताया कि किस तरह से सारा प्रोसीजर जो है फॉलो होता है। आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहे। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।